नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के प्रदेश की सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में सूबे में 72वें वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया। यमुनानगर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस कार्यक्रम में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रतनलाल कटारिया ने पौधारोपण किया। यमुनानगर में आज 72वां वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ से जुड़े। यमुनानगर में कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग के अलावा PCCF VS तंवर, जगदीश चंद्र जी रामन, निवेदिता और जो लोकल DFO हैं सूरजान के अलावा जो है कई और गण्यमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जानकारी देते हुए जो शिक्षा मंत्री व वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वन हमारे प्राण हैं और वन के बारे में जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने महत्व बताते हुए कहा है कि वनों में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। वन विभाग तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को खुद ही वन लगाने चाहिए, खुद पेड़ लगाने चाहिए, ऐसे हमारे ऋषियों ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी आदमी ये वन लगाएगा या उनकी रक्षा करेगा तो सरकार उनको उचित पुरस्कार भी देगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल ने वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण किया और लोगों से भी पर्यावरण को बचाने की अपील की। प्रदेश सरकार में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि केवल मात्र पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण व रखरखाव भी बेहद जरूरी है। आज जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति आखिर कौन कर रहा है। ये लोग चुनाव लड़ने की फिराक में है, लेकिन जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के जासूसी करने के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ट्विटर मैसेज के जरिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कतई सच्चाई नहीं। उनका कहना था कि जासूसी करने का काम तो कांग्रेस करती आई है, यहाँ बीजेपी सरकार का कोई हाथ नहीं है। अगर किसी ने जासूसी की भी होगी तो वो किसी प्राइवेट या किसी निजी कंपनी ने की होगी, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल है, इस माहौल के अनुरूप अब किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, आंदोलन को त्याग कर अब वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि लगातार अब थर्ड वेव की जिस तरह से चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसमें अब महज यही विकल्प बचा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह ने ब्रह्म सरोवर के VIP घाट पर एक पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और इसी को देखते हुए अब हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की। तो 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की गई पौधारोपण करके। वहीं चरखी दादरी में भी वन विभाग ने अधिक से अधिक पौधे रोपने के लिए अभियान की शुरुआत की और DC अमरजीत सिंह मान ने पौधारोपण किया। पूरे प्रदेश में जहां आज वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया, उसी तर्ज पर चरखी दादरी में भी घसोला गांव से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज कर उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने इस मुहिम की शुरुआत की। अमरजीत सिंह मान का कहना था कि जिस तरह लगातार पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे में लोगों को न केवल पौधारोपण करना होगा, बल्कि पौधों का रखरखाव भी करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पूरे ज़िले में आज 1 लाख पौधे वितरित किए गए थे, जिसमें 50,000 पौधे अभी तक अगर बात की जाए कृषि जोन में लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों, निजी आवासों और साथ ही साथ कॉलेजों,
सड़कों के किनारे व दूसरे तमाम प्रतिष्ठानों पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे। उपायुक्त के मुताबिक ऑक्सीजन बाग भी क्रशर जोन में लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, उसके मद्देनज़र अब सरकार के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, अब ये भी देखना होगा कि कितनी कामयाब हो पाती है। चरखी दादरी जैसे हो गया अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात में सड़कों की दशा और दिशा सुधारने के लिए हरियाणा सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें सोहना से राजस्थान बॉर्डर तक स्टेट हाईवे, पुनाना सिकरावा सड़क निर्माण समेत कई प्रोजेक्ट पर यह राशि खर्च की जानी है। उन्होंने कहा कि हम मेवात के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर यहां के लोगों को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनाना उपमंडल की 2 मुख्य सड़कों के निर्माण के कार्य के लिए टेंडर जारी होने से लोगों में खुशी की लहर है। सरकार मेवात के विकास के लिए पूरी तौर पर दिन रात काम कर रही है और इसके लिए एक नहीं अनेक सड़कों के प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे उन पे कार्य शुरू है। लगभग 300 करोड़ की लागत से आने वाले दिनों में जो हमारा सोहना से लेकर वडोदरा एक्सप्रेसवे जंक्शन से लेकर और राजस्थान बॉर्डर तक का रास्ता है, उसको स्टेट हाईवे के तौर पर हम विकसित कर उसको भी डेवलप करने का काम करेंगे। पुनाना से कोट, पुनाना से सिकनावा जो सड़क अगले 1 महीने में मानसून खत्म होते उस पर भी तुरंत कार्य शुरू करेंगे। जींद में किसानों के धरने पर पहुंचे इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला माइक मांगते रह गए, लेकिन किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कई बार माइक मांगा, लेकिन किसानों ने माइक ही नहीं दिया। एक बार तो चौटाला ने ये तक भी कहा कि 1 सेकंड के लिए ही माइक दे दो, लेकिन फिर भी किसानों ने माइक नहीं दिया। गुस्से से भरे ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने से बैरंग लौटने पर मजबूर हुए। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो चौटाला ने उन पर भी अपना गुस्सा दिखाया। उधर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सतबीर पहलवान ने कहा कि आंदोलन में शुरू से ही ये फैसला लिया हुआ है कि कोई भी राजनेता यहाँ माइक से नहीं बोलेगा। ये किसानों का पहले से ही मन साझा करने का कानून बना हुआ है खटखट टोल पर। भाई कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, जे राजनेता बोलेगा तो ये धरना टूट जाता। आज ही हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 भी ना थे, एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ माइक के चासुड़ू थे, मानना समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई? डोगा मारिया, ले छोड़ दे मेरे डोगा मारिया है। और भाई हम तो अपना कानून का पालन कराएंगे। जब खटखट टोल प्लाजा का साफ कानून है, इब जनता से पूछिए अच्छा करे है बुरा। हम किसी माइक राजनीतिक आदमी को माइक नहीं देंगे। जिस दिन माइक दे दिया हजारों मिनट कूद जाएंगे और धरना हमारा टूट जाएगा। क्यों राजनीति हमने कुछ नहीं दिखाई देता। हमने तो 3 काले कानून MFC पर गारंटी दिखाई दे है। उधर कृषि कानून के विरोध में किसानों की ओर से दिल्ली में संसद लगाए जाने पर संजय भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान आज भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक और कुछ संगठनों में उन्हें राजनीतिक फायदा लेने के लिए भ्रमित किया हुआ है। मैं देखता हूं कि किसान आज भी खेत के अंदर काम कर रहा है। किसान इस बात को समझ चुका है जो ये कृषि कानून आया उनमें उनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ संगठनों ने हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ मेरे किसान भाइयों को भ्रमित भी किया है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना पक्ष समाज के आगे, किसानों के आगे रखें और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि मोदी जी किसानों का कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, ऐसा कोई मानने को भी तैयार नहीं है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों ने ही पंचायत चुनाव में बड़े भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये भ्रम हटता जाएगा। उधर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अब घर घर जाकर किसानों को कानूनों की जानकारी देंगे। सुनीता दुग्गल ने कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है।
ऐसा है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात को हमारे किसान भाइयों तक समझा सकें। जो विपक्षी दल उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब धीरे धीरे किसान भाई भी जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप जो हमारी खेती होती है उससे थोड़ा सा हट के हम खेती करने की कोशिश करें। अभी तक हमारी क्या एक परंपरागत खेती की तरह अगर हम बात करें, कुछ समय के लिए हम सबसे पहले हम गेहूं लगाते हैं, उसके बाद अगली फसल हमारी धान की फसल होती है, फिर हम गेहूं लगाते हैं, फिर हमारी धान की फसल होती है। यही उन्होंने कहने की कोशिश की है कि कम से कम एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप कुछ ज़मीन पर कुछ ना कुछ और फसल लगाने की कोशिश करिए। अगर उस फसल से आपको फायदा मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू करिए। और ये चीज़ उन्होंने किसी के ऊपर थोपी नहीं है, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो जो पहले परंपरा है उसके हिसाब से खेती करें, आप चाहें तो जो नई परंपरा है उसके हिसाब से खेती करें। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा है। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसी तरह से हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभी जो मंडल कार्यकारिणी की बैठक है उसमें हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब एकत्रित हुए थे। और उन सबको जो राजनीतिक प्रस्ताव राष्ट्रीय लेवल पर हमारा प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी प्रस्ताव को हम लोग नीचे लेवल तक लेकर जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज बैठक रखी गई थी। और इसमें इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम केंद्र में हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हमारे प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसको हमने सभी कार्यकर्ता बंधुओं तक पहुंचाया है। तो वहीं रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार की रात को ही कोविशील्ड की 6000 डोज मिलनी थी, लेकिन अभी तक टीके नहीं मिले हैं और ऐसे में सोमवार को टीकाकरण रुक सकता है। हमारे संवाददाता ने वैक्सीनेशन की कमी का जायजा लिया, देखिए। इस समय हम खड़े हुए हैं रेवाड़ी के नागरिक हॉस्पिटल के उस कक्ष में जहां वैक्सीनेशन का काम होता है। और यहाँ पर रोज़ लंबी लंबी लाइनें होती हैं वैक्सीन लगवाने वालों की, दूर दराज के, क्योंकि जो देहाती इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं सुबह 6 बजे ही लंबी लाइनें लगानी शुरू कर देते हैं। लेकिन आज यहाँ ये बिल्कुल एकदम खाली नज़र आ रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि ये कक्ष क्यों खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आज कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और दरवाजे पर लटका हुआ है ताला। लेकिन इसकी सूचना जो है अखबारों के और दूसरे माध्यम से लोगों को पहले ही दे दी गई थी, क्योंकि कल से रेवाड़ी के नागरिक हॉस्पिटल में ना तो कोविशील्ड है और ना ही कोवैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसे में जो सुबह सवेरे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग चलकर आते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बंदे तक ये सूचना नहीं थी कि नागरिक हॉस्पिटल में वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और उनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ से आए और कितनी परेशानी हो रही है इनको वैक्सीन यहाँ उपलब्ध ना होने को लेकर। उधर अम्बाला शहर के सेक्टर 8 स्थित श्री कृष्ण कृपा मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर व्यास पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने प्रवचन किए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी व्यास पूजा में शामिल हुए और माथा टेक आशीर्वाद लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सभी को गुरु पूर्णिमा का संदेश दिया। सभी समाज में शांति बनाए रखें, ये मांग उनकी ओर से की गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक खास आयोजन यहां पर किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा इस आयोजन में शरीक हुए, गुरु का आशीर्वाद लिया। तो वहीं कैथल में घटिया अनाज की सप्लाई का खेल फिर से शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोया है। लगातार घटिया अनाज सप्लाई करके लोगों के जीवन से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डिपो को जो अनाज सप्लाई कर रहा है उसमें मिट्टी और कबाड़ मिला हुआ। खराब अनाज की सप्लाई को लेकर के राशन डिपो धारक का कहना है कि जैसा अनाज विभाग देता है वैसा ही सप्लाई किया जाता है। इस बारे में जब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर विजेंद्र से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ और अच्छी क्वालिटी का गेहूं सप्लाई करवाने का दावा किया है, लेकिन दावे की हकीकत कोसों दूर है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव का एक और रूप उस वक्त देखने को मिला जब वो स्थानीय सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में
एकाएक विद्यालय में चल रही कक्षा 8 में जा पहुंचे और वहां जाकर के न केवल स्कूली बच्चों से वार्तालाप करने लगे बल्कि बच्चों की क्लास भी ली। विधायक अभय सिंह सेवानिवृत्त IAS तो विधायक डॉक्टर अभय सिंह का अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला। वे सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे थे, वहां पर बच्चों की कक्षा भी ली और साथ ही साथ बच्चों से वार्तालाप किया। वहीं बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। शनिवार दोपहर को करीब 3 बजे से रात भर बिजली नहीं आने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। गुस्साए लोगों ने ट्रांसफार्मर की जगह पर जूता लटकाकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होगी लाइट वजह कल 3 बजे से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे। पलवल में ITI छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों पर युवक की हत्या के आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक बढ़ा गांव में रहने वाला 17 साल का एक नाबालिग 24 जुलाई की शाम को 7 बजे वॉलीबॉल खेल करके घर आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उस पर चाकू से हमला किया। इसके बाद वहां पर मौजूद नाबालिग के पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां नाबालिग ने दम तोड़ दिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों पर नकेल कसने के मामले में सोनीपत पुलिस इन दिनों काफी चर्चाओं में है। एक के बाद एक क्रिमिनल और मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने के बाद सोनीपत पुलिस की तारीफ हर जगह हो रही है। इसके लिए सोनीपत SP की सराहना भी की जा रही है। सोनीपत पुलिस ने साल 2021 में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 21 क्रिमिनल गैंग को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। वहीं 11 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिन पर इनाम रखा गया था उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा 150 PO और बेल जंबर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी 140 मुकदमे दर्ज किए हैं। तो चलिए इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।